चैप्टर 1333 फेयरवेल्स द स्टोन। जैसे ही सन्नी उस भयानक तूफान में खुद को और अनंके को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। उसका अपना शरीर भी ठंडे पानी में भीग चुका था और हड्डियों तक ठंड उतर गई थी। लेकिन उसी समय उसे नेफ की रेडियंस से आती गर्मी महसूस हो रही थी। वो सिर्फ गर्मी नहीं थी। नेफिस जानती थी कि सन्नी की शैडोज ही सबको बचा रही हैं, इसलिए उसने अपनी फ्लेम्स सन्नी के चारों तरफ फैला दी, जिससे उसका शरीर और सोल दोनों मजबूत हो गए। उसकी ज्यादातर रोशनी सन्नी को मिल रही थी, जबकि थोड़ी सी सफेद आग धीरे से छोटी प्रीस्टेस को छू रही थी। जैसे ही सफेद फ्लेम ने अनंके को घेरा, उसके शरीर पर लगे सारे कट और चोटें तुरंत ठीक हो गईं। वो थोड़ी शांत लगने लगी। लेकिन नेफिस खुद बिना किसी प्रोटेक्शन के रह गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। उनके हाथ एक दूसरे के चारों तरफ थे और बीच में कांपती हुई छोटी अनंके थी। गीली लकड़ी पर सिर टिकाकर सन्नी चुपचाप नेफ की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें थकी हुई और दर्द से सुन्न थीं। कहने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए भी कुछ नहीं था। तीनों बस दर्द सह सकते थे, टिके रह सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि सन्नी की एसेंस तूफान खत्म होने तक चले। लेकिन ये आसान नहीं था। शैडो आग को तूफान ऐसे उछाल रहा था जैसे कोई गेंद हो। सन्नी ने जो हार्नेस बनाया था, उसने उन्हें जगह पर पकड़े रखा था, लेकिन फिर भी हर झटका बहुत दर्द दे रहा था। सन्नी अपनी सारी ताकत लगाकर मास्ट फिटिंग्स को पकड़े हुए था ताकि टक्कर का असर कम हो सके। ये काम आयरन बॉल से पानी बाहर फेंकने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसे अनंके को भी बचाना था। इतने भयानक तूफान में फंसना लगभग वैसा ही था जैसा फाल्कॉन स्कॉट के नीचे एक्सप्लोसिव्स फटने पर हुआ था। फर्क बस इतना था कि वहां तबाही कुछ पलों की थी और यहां शायद घंटों या दिनों तक चलने वाली थी। हालांकि अब समय का कोई मतलब नहीं बचा था। टूटे हुए समय की डेंजरस धाराएं उनके चारों तरफ और ज्यादा पागल होती जा रही थीं। सन्नी को उनकी अजीब ताकत अनंके की प्रोटेक्शन के पार भी महसूस हो रही थी। उसके विचार उलझने लगे थे। ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे करना ही था। उसे अपनी मैनिफेस्टेड शैडोज को बनाए रखना था, लगातार उनकी शेप को पकड़कर रखना था और टूटने पर उन्हें ठीक करना था। अगर उसका ध्यान टूटा तो तीनों मर जाते। चलो, हम इतनी दूर आ चुके हैं, बस थोड़ा और। लेकिन ध्यान बनाए रखना और मुश्किल होता जा रहा था। ब्रोकन टाइम का असर बढ़ता जा रहा था और अनंके की प्रोटेक्शन कमजोर होती जा रही थी। धीरे धीरे सन्नी ये भी समझ नहीं पा रहा था कि पहले क्या था और बाद में क्या। बस यही पल बचा था। उसके घायल शरीर का दर्द, ठंडी धुंध, नेफ की फ्लेम की गर्मी और नेफ और अनंके के शरीर का एहसास। वो बस इन्हीं चीजों को पकड़कर खुद को संभाले हुए था। मुझे टिके रहना है, मुझे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये एहसास भी धुंधले होने लगे। ब्रोकन टाइम का तूफान पूरी तरह उसके दिमाग में घुस गया। अब वो ना पूरी तरह होश में था, ना बेहोश। टिके रहना है। और फिर वो दर्द भी खत्म हो गया। ना समय था, ना दुनिया, सिर्फ तूफान था। एक पल बीता, या शायद पूरी इटर्निटी। उसे नहीं पता था। दुनिया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई ललेबाय हो। गीली लकड़ी की खुशबू आ रही थी और खालीपन की। चारों तरफ अंधेरा था। सनी आराम से अंधेरे में खोया हुआ था।
लेकिन तभी तेज सनलाइट उसकी बंद आंखों पर पड़ी और अंधेरा लाल हो गया। सनलाइट! घबराकर उसने तुरंत आंखें खोलीं और उठ बैठा। नहीं, नहीं! अचानक उठने से उसका घायल शरीर दर्द से चिल्ला उठा। पहले उसे लगा कि उसकी शैडो बैरियर खत्म हो गई है, वरना सनलाइट अंदर कैसे आती? मतलब कुछ ही पलों में तूफान उन्हें डुबो देता। लेकिन फिर वो रुक गया। यहाँ सनलाइट कैसे हो सकती थी? तभी उसने दुनिया को देखा। सुंदर नीला आसमान बिल्कुल साफ था। एक भी बादल नहीं था। 7 सूरज आसमान में चमक रहे थे। ग्रेट रिवर शांत बह रही थी। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शैडो बैरियर सच में गायब थी। लेकिन कैच सलामत थी। सन्नी ने कांपती सांस ली। वो तूफान पार कर चुके थे। वो बच गए थे। हम हम बच गए। उसकी आवाज बहुत धीमी और भारी थी। कुछ पल के लिए उसका दिल खुशी से भर गया। हम बच गए। लेकिन तभी एक अजीब एहसास ने उसे घेर लिया। सन्नी कांप गया। क्या? क्यों नेफिस? अनंके? वो घुटनों के बल उठकर उन्हें ढूंढने लगा। नेफ वहीं थी, थकी हुई कैच के किनारे बैठी हुई। लेकिन उसके दिल में अचानक दर्द उठा। नहीं! सन्नी के कंधे नीचे झुक गए। नहीं! अनंके वहां नहीं थी। छोटी प्रीस्टेस बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। बस उसका खाली काला मैंटल डेक पर पड़ा था। सनी धीरे से आगे बढ़ा, मैंटल उठाया और खाली आंखों से उसे देखने लगा। कुछ पल तक वो वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। ना सोच पा रहा था, ना हिल पा रहा था। उसकी सोल बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। फाल्कॉन स्कॉट की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। तभी पीछे से 2 हाथ उसके कंधों पर आए। नेफिस ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो चली गई, उसके शरीर की गर्मी और उसकी धीमी आवाज जैसे मौत का वार हो। सन्नी कांप उठा। नेफ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तूफान हमें बहुत ज्यादा पास्ट में ले गया होगा। इतना पीछे जहां अनंके का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए वो गायब हो गई। मुझे माफ करना सन्नी। काला मैंटल उसके हाथों से फिसल गया। नीचे देखते हुए सन्नी ने भारी सांस ली। लेकिन हम बच गए। फिर क्यों? उसकी आंखें धुंधली हो गईं। कुछ देर बाद दर्द में डूबकर उसने धीरे से कहा, मुझे भी माफ करना। चैप्टर 1334 डायर प्रॉमिस। सन्नी और नेफिस कुछ देर तक बिना हिले बैठे रहे। ग्रेट रिवर का बहाव उन्हें चुपचाप आगे ले जा रहा था। सन्नी का दिल बहुत भारी था। इतना भारी कि दर्द सच में शरीर जैसा महसूस हो रहा था। या शायद सच में था। कुछ समय बाद दर्द थोड़ा धीमा हुआ। लेकिन दिल का बोझ वहीं रहा। धीरे से हाथ उठाकर सन्नी ने नेफ की एक बाह को कसकर पकड़ लिया। नेफिस अभी भी पीछे से उसे पकड़े हुई थी, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था। और वह भी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। शायद यही बेहतर था। सन्नी ने धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, नेफ। उसने दूर नीले आसमान की तरफ देखा। हम किसी को बचा क्यों नहीं पाते? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर नेफिस ने हल्की सांस छोड़ी। क्योंकि हम जिस दुनिया में पैदा हुए हैं वो ऐसी ही है। वह कुछ पल चुप रही। उसका शरीर अभी भी सन्नी से लगा हुआ था। फिर उसने कहा, तुम, मैं और हमारे जानने वाले सभी लोग, हमें चीजों को खत्म करने के लिए पैदा किया गया है, बचाने के लिए नहीं।
सन्नी ने सिर झुका लिया। शायद वह सही थी। उनकी दुनिया, दोनों दुनियाएं, बिल्डर्स से ज्यादा किलर्स चाहती थी। यही उन बुरे समयों की सच्चाई थी जिनमें वे जी रहे थे। लेकिन नाइटमेयर क्रीचर्स को मारने और स्पेल की ट्रायल्स जीतने का क्या मतलब था, अगर आखिर में वापस लौटने के लिए सिर्फ पछतावा और बर्बादी ही हो? कुछ देर बाद सन्नी ने फिर नेफ की आवाज सुनी। उसे पकड़े हुए उसने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे नहीं पता इससे तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन अनंके कभी वीव वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। उसे शुरू से पता था कि वह वापस नहीं जाएगी। सन्नी की आंखें कांप गईं। उसने थोड़ा मुड़कर आखिरकार नेफ की तरफ देखा। क्या? नेफिस ने सांस छोड़ी। कैसा फ्यूचर होता उसका? वापस जाकर अपनी एंडलेस लाइफ अकेले बिताना, उन सबकी कब्रों के बीच जिन्हें वह प्यार करती थी। वह सिर्फ इसलिए इतने समय तक टिकी रही क्योंकि उसे सपना था कि चिल्ड्रन ऑफ वीवर, यानी हम, उसकी मदद चाहेंगे। जब हम चले जाते तो उसके जीने की आखिरी वजह भी खत्म हो जाती। नेफिस ने नजरें हटा लीं। इसीलिए वीव में जो सप्लाइज हमने इकट्ठा की थीं, वो 3 लोगों के लिए नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए थीं। और इसी वजह से वह हमें वहां का पास्ट इतनी बार बताना चाहती थी। उसकी आवाज भारी हो गई। और इसी वजह से वह हमें हाउस ऑफ पार्टिंग भी ले गई थी, जहां रिवरबोर्न अपनी आखिरी यात्रा से पहले जाते हैं, अपने चाहने वालों के साथ आखिरी फीस्ट करने। नेफ का शांत चेहरा थोड़ा टूटता सा लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सीधी आवाज में कहा, हमने उसके लिए खाना बनाया, उसकी कहानियां सुनी और पूरे रास्ते उसका साथ दिया। चीजों का क्रम गलत था, लेकिन कम से कम आखिरी समय में वह अकेली नहीं थी। हम उसे विदा करने के लिए वहां थे। सन्नी ने सिर झुका लिया। वह पूरी तरह स्टन्ड था। द सप्लाइज। उसे पहले समझ क्यों नहीं आया कि सारी चीजें सिर्फ उसके और नेफिस के लिए थीं, अनंके के लिए नहीं। शायद इसलिए क्योंकि अंदर से वह पहले ही सच जानता था, बस वह उसे मानना नहीं चाहता था। वह खुद को यह सोचकर दिलासा देता रहा कि बाद में कोई रास्ता निकल आएगा, जबकि ऐसा कोई रास्ता था ही नहीं। अनंके जा चुकी थी। सन्नी लकड़ी के डेक को देखता रहा, खुद को दिलासा देने की कोशिश करता हुआ। उसने खुद से कहा कि जो अनंके उनके साथ थी वह असली अनंके नहीं थी, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद से कहा कि सब कुछ उसकी इच्छा के मुताबिक हुआ, कि चिल्ड्रन ऑफ वीवर की बाहों में खत्म होना एक प्रीस्टेस ऑफ द नाइटमेयर स्पेल के लिए सबसे अच्छी मौत थी। लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदला। आखिर में उसके दिल का बोझ हल्का करने का सिर्फ एक तरीका बचा, दर्द को गुस्से में बदल देना। सन्नी अनंके को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया उनसे खूनी बदला जरूर ले सकता था। द मैड प्रिंस। उस राक्षस की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। सन्नी का चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठियों में बदल गए। वो कमीना शायद अभी भी कहीं मौजूद है। उसकी आंखों में खतरनाक हत्या की इच्छा चमक उठी। लेकिन फिर सन्नी को याद आया कि 6 प्लेग्स कौन थे, या कम से कम वह क्या सोचता था कि वे कौन हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दूर देखते हुए कहा, नेफ, मैंने मैड प्रिंस को एक ड्रीम में देखा था। नेफिस थोड़ा पीछे हट गई ताकि सन्नी उसकी तरफ मुड़ सके। उसका चेहरा गंभीर था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है मुझे पता है वो कौन है। और बाकी 6 प्लेग्स कौन हैं? वो हम हैं, फ्यूचर वाले हम।
कैसी, एफी, कई, जेट, मोड्रेट और मैं कोहोर्ट के सारे मेंबर्स। बस तुम नहीं। सन्नी को वह सपना याद आया जिसमें उस डिफाइल्ड पागल का हिस्सा उस पर हमला कर रहा था। वह पागल आवाज बार बार उसे मर्डरर कह रही थी। मर्डरर। कुछ पल आंखें बंद करके उसने धीरे से कहा, क्योंकि हमने तुम्हें मार दिया। तुम करप्टेड नहीं हो सकती, इसलिए शायद हमने ही तुम्हें मारा। इसी वजह से सिर्फ 6 प्लेग्स हैं। आखिरकार वह बात जो वह खुद से भी कहने से डर रहा था, अब बाहर आ चुकी थी। सन्नी मुश्किल से अपने इमोशंस को दबा पा रहा था। वह नेफिस की तरफ देखने लगा, यह सोचते हुए कि वह क्या प्रतिक्रिया देगी। उसका चेहरा शांत था। उसकी सुंदर ग्रे आइज हमेशा की तरह स्थिर थीं। सन्नी अक्सर उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे के पीछे छिपे इमोशंस समझ लेता था, लेकिन इस बार नहीं। क्या वह कंफ्यूज्ड थी? गुस्से में? डरी हुई? नेफिस काफी देर तक चुप रही। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, तो यह अच्छी बात है। सन्नी पलकें झपकाने लगा। यह जवाब उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था। वह उलझन में बोला, अच्छी बात। नेफिस ने सिर हिलाया। बिल्कुल। अगर 6 प्लेग्स सच में फ्यूचर वाले हम हैं, तो हमें उनके बारे में सब पता है। उनकी ताकतें, उनकी कमजोरियां, यहां तक कि उनके फ्लॉज भी। उसने हल्की मुस्कान दी। पहले मुझे उनसे लड़ने की चिंता थी, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है, तो सब आसान हो जाता है। अगर तुम एनिमी को और खुद को जानते हो, तो 100 बैटल्स का डर नहीं रहता। और अगर एनिमी खुद तुम हो, तो चीजें और भी आसान हो जाती हैं, है ना? सनी उसे शॉक्ड होकर देखता रहा। सही कहा। वह सच में सही थी। सनी की आंखें थोड़ी फैल गईं। अगर मैड प्रिंस सच में उसका फ्यूचर वर्जन था, तो उसे खत्म करने के लिए बस उसका ट्रू नेम बोलना काफी होता। अगर डिवावरिंग बीस्ट सच में एफी का फ्यूचर वर्जन थी, तो उसे अकेला करके और उसका खाना बंद करके कमजोर किया जा सकता था। अगर अनडाइंग स्लॉटर सच में जेट का फ्यूचर वर्जन थी, तो बस उसे लंबे समय तक लड़ाई में उलझाए रखना था ताकि वह किसी को मारकर एसेंस एब्जॉर्ब न कर सके। अगर टोरमेंट सच में कैसी का फ्यूचर वर्जन थी, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रॉफिटिक पावर्स और फेट से जुड़ाव था। इसलिए वीवर्स मास्क उसे बेबस बना सकता था। बाकी दो भी थे। मोड्रेट का फ्लॉ किसी को नहीं पता था, और सन्नी को यकीन था कि वह कभी नहीं बताएगा। लेकिन प्रिंस ऑफ नथिंग शायद सोल स्टीलर को खुद संभाल सकता था। कई का फ्लॉ बैटल में ज्यादा काम का नहीं था। फिर भी 6 में से 5 प्लेग्स को मारने का तरीका जानना बहुत बड़ी बात थी। बिना जानकारी के उन भयानक मॉन्स्टर्स का सामना करने से कहीं बेहतर। सनी इतना डर गया था इस सोच से कि वह खुद मैड प्रिंस बन सकता है, कि उसने इसके फायदे के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी आंखों में डार्क चमक उभरी। कुछ देर तक वह चुपचाप नेफिस को देखता रहा। फिर उसने धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नेफ, चलो मैड प्रिंस को मारते हैं। उसकी आवाज और मजबूत होती गई। चलो उस कमीने और बाकी 6 प्लेग्स को खत्म करते हैं। चलो डिफाइल्ड को स्लॉटर करते हैं। चलो वर्ज को जला देते हैं। उसने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में खतरनाक हत्या की आग जल रही थी। चलो इस होरिड नाइटमेयर को जीत लेते हैं। सन्नी के शब्द कुछ पल हवा में रुके रहे। फिर हवा उन्हें दूर ले गई। नेफिस कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वाइट फ्लेम्स जल उठीं।
यह एक प्रॉमिस है। पार्ट 1 करंट्स ऑफ टाइम समाप्त। चैप्टर 1335 आफ्टर द स्टॉर्म। ग्रेट रिवर हमेशा की तरह विशाल, सपनों जैसी और बिना रुके बहने वाली थी। उसका बहाव धीरे धीरे कैच को आगे ले जा रहा था, जैसे भयानक तूफान कभी आया ही न हो। सातों सूरज धीरे धीरे नीले आसमान में चल रहे थे। आसमान का पूर्वी हिस्सा हल्का बैंगनी था और पश्चिमी हिस्सा गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। कुछ देर तक नेफिस और सन्नी चुपचाप पड़े रहे। उनके शरीर अभी भी उस भयानक लड़ाई से थके हुए थे और उनके दिमाग भी। टूटे हुए समय की वायलेंट ताकत ने उन्हें पूरी तरह थका और कमजोर कर दिया था। उनके दिल भी खाली खाली लग रहे थे। सन्नी चुपचाप लकड़ी के डेक पर लेटा आसमान को देख रहा था। उसका दिमाग खाली था। उसे बस अपने घायल शरीर में फैलता हुआ हल्का दर्द महसूस हो रहा था। दर्द अच्छा लग रहा था। दर्द उसे याद दिला रहा था कि वह अभी जिंदा है। गीली लकड़ी की खुशबू थी, नाव से टकराती लहरों की शांत आवाज थी और सूरज की गर्म रोशनी थी। लेकिन सबसे खास चीज थी समय। उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि समय का एहसास कितना जरूरी होता है। और करता भी कैसे? लोग आमतौर पर उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमेशा एक जैसी लगती हैं। लेकिन अब पता चला कि जब हायर बीइंग्स शामिल हों, तब ऐसी चीजें भी बदल सकती हैं। अब जब वे तूफान से बाहर आ चुके थे, समय का सामान्य बहाव वापस आ गया था। उसकी शांत और भरोसेमंद मौजूदगी बहुत सुकून देने वाली लग रही थी। समय फिर से बह रहा था। कुछ देर बाद उसके शरीर का दर्द कम होने लगा। दिल का दर्द भी थोड़ा हल्का हो गया। उसकी जगह नई फीलिंग्स आने लगीं। प्यास, भूख, सावधानी और डिटर्मिनेशन। सनी अभी भी सुन्न महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह कुछ देर और लेटा रहा, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए उठकर बैठ गया। उनके चारों तरफ ग्रेट रिवर का नजारा बिल्कुल पहले जैसा ही था। और यही एक प्रॉब्लम थी। कुछ समय बाद सन्नी और नेफिस कैच के अगले हिस्से में बैठे थे। उनके सामने डेक पर कुछ अजीब टूल्स रखे थे। एक ब्रॉन्ज एस्ट्रोलेब जैसा दिखता था, दूसरा सेक्सटेंट जैसा और तीसरा किसी अजीब कॉम्पास की तरह था। ये सब उन्हें अनंके ने दिए थे ताकि वे ग्रेट रिवर में रास्ता ढूंढ सकें। पहला वाला सच में एस्ट्रोलेब नहीं था, क्योंकि टूम्ब ऑफ एरियल में तारे थे ही नहीं। दूसरा सेक्सटेंट जैसा था, लेकिन उसके काम करने का तरीका वेकिंग वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। तीसरा डायरेक्शन दिखाता था, लेकिन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की जगह पास्ट, फ्यूचर, डॉन और डस्क की दिशा बताता था। सन्नी और नेफिस ने इन टूल्स को इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत सीख लिया था, लेकिन ये कैसे काम करते हैं यह नहीं समझ पाए थे। ग्रेट रिवर अर्थ की तरह गोल नहीं थी और न ही किसी तारे के चारों तरफ घूमती थी। इसके बजाय 7 आर्टिफिशियल सन्स उसके चारों ओर घूमते थे। फिर भी उसमें किसी तरह का कर्व था जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। सब कुछ एक रहस्य था। पहले अनंके उनका रास्ता दिखाती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद सन्नी और नेफिस को खुद रास्ता तय करना था। इसीलिए दोनों के चेहरे इतने गंभीर थे। नेफिस ने धीरे से सांस छोड़ी। ये समझ नहीं आता। इसके हिसाब से हम वहां से बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं जहां हमें होना चाहिए था। लोअर हाउस से कई हफ्तों की दूरी पर। सन्नी ने सिर के पीछे हाथ फेरा। तूफान के अंदर भी पानी का बहाव था। हाँ, वह बहुत वाइल्ड और केओटिक था, लेकिन पानी फिर भी एक ही दिशा में बह रहा था और बहुत तेज। तो शायद तूफान हमें यहां तक ले आया। वह हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली। लेकिन हम उसमें कई हफ्तों तक नहीं थे।
थे क्या? सन्नी कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। तूफान के अंदर समय टूट चुका था, इसलिए यह जानना नामुमकिन था कि वे वहां कितनी देर तक लड़ते रहे। शायद कुछ घंटे, शायद दिन, या शायद महीने। डिस्टेंस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अनंके की प्रोटेक्शन खत्म होने तक वे शायद वीव से ज्यादा दूर नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद सन्नी और नेफिस दोनों अपनी हालत में नहीं थे और दुनिया का एहसास खो चुके थे। वह मुंह बनाकर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, हम उम्मीद से बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। और सच कहूं तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि फॉलन ग्रेस तक का आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं। और वहां की सिबिल, डस्क। फॉलन ग्रेस बहुत दूर पास्ट में था, ग्रेट रिवर के उस हिस्से के पास जहां साइबिल्स डूम वॉर के समय टूम्ब ऑफ एरियल में दाखिल हुई थीं। सन्नी और नेफिस को आखिरी इंसानी शहर तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना था, लेकिन उसका आधा हिस्सा शायद पीछे छूट चुका था। यह सच में अच्छी खबर थी, क्योंकि बैटर्ड कैच अब ज्यादा समय तक ग्रेट रिवर के खतरों को झेल पाएगी, ऐसा नहीं लग रहा था। नेफिस कुछ देर सोचती रही, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। अगर सब ठीक रहा तो शायद हम 2 हफ्तों में वहां पहुंच जाएं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन इसके ठीक रहने की कितनी संभावना है? यह हिस्सा पहले वाले इलाके से सेफर जरूर है, लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं। अनंके के बिना वे कैच की मौजूदगी को डेप्थ्स में रहने वाले क्रीचर्स से पहले जैसी अच्छी तरह छुपा नहीं पाएंगे। आगे लड़ाइयां होना तय था। और हालांकि नीचे की तरफ वाले अबॉमिनेशंस कमजोर होने चाहिए थे, लेकिन डिफाइल्ड से टकराने का खतरा बढ़ता जा रहा था। सन्नी ने लकड़ी के डेक को मुश्किल एक्सप्रेशन के साथ देखा। कैच ने तूफान में बहुत कुछ सहा था, इतना कि उसका अभी तक एक टुकड़े में रहना ही उसके बनाने वाले की कला दिखा रहा था। लेकिन क्या वह किसी पागल नाइटमेयर क्रीचर के हमले को झेल पाएगी? और उसके बाद अगले को, और फिर अगले को? उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे नहीं लगता। नेफिस शायद यही सोच रही थी। दोनों परेशान थे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके पास बस एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना और डेड गॉड्स से प्रार्थना करना। भारी चिंता के साथ सन्नी और नेफिस तुरंत काम में लग गए। उन्होंने दोनों मास्ट फिर से खड़े किए और सेल्स बांध दिए। स्टीयरिंग और टूट चुका था, इसलिए उन्होंने कॉफ्टस कॉफर में रखे रिपेयर मटेरियल्स से नया बनाया। फिर नेफिस की एक मेमोरी डार्क सेपर की मदद से उसे कैच के पीछे लगा दिया। उसके बाद उसने अनन के द्वारा सिखाए गए नेम्स बोले और हवाओं को बुलाया। कैच फिर से तेजी से डाउनस्ट्रीम की तरफ बढ़ने लगी, उसका अगला हिस्सा साफ पानी को चीरता हुआ आगे निकल रहा था। बस अब उसमें 3 की जगह 2 लोग थे। सन्नी के दिल में दर्द उठा। ग्रेट रिवर चमक रही थी और 7 सूरज उसकी सतह पर रोशनी फैला रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। नाव के अंदर तनाव भरी खामोशी थी। नेफिस कैच को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी, जबकि सनी आगे खड़ा पानी को देख रहा था ताकि किसी अटैक का एहसास पहले हो सके। लेकिन उस दिन उन्हें कोई नाइटमेयर क्रीचर नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे सन्नी और नेफिस दोनों शॉक में जम गए। दूर लहरों पर तैरती हुई एक काली परछाई को देखकर उन्हें अजीब रिजेक्शन महसूस हुआ, जैसे उनके आसपास की दुनिया सिर्फ एक सपना हो। आखिर सन्नी कांप गया और अविश्वास भरी आवाज में बोला, ये यहां क्या कर रहा है? चैप्टर 1336 स्टेंच ऑफ फेट। दूर दिखाई देने वाला छोटा सा बिंदु धीरे धीरे पास आने लगा,
जब कैच उसकी तरफ बढ़ रही थी। नेफ मजबूती से उसे चला रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने चुपचाप नेम्स छोड़ दिए और बोट को अपने आप बहने दिया। उसकी नजर सामने टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक रेयर परेशान सा एक्सप्रेशन था। सन्नी भी अलग नहीं था। दोनों शौक में जैसे जम गए थे। कुछ देर की खामोशी के बाद सन्नी कांपती आवाज में बोला, ये यहां क्या कर रही है? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। जो वह देख रहा था उसे मानना मुश्किल था। उनके सामने एक टूटी फूटी शिप लहरों पर चुपचाप तैर रही थी। उसका शेप सुंदर और स्मूथ था, लेकिन उसके वुडन हल पर जलने के निशान और गहरे घाव भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक लड़ाई से बचकर नरक की गहराइयों से बाहर निकली हो। वह पूरी तरह खाली भी लग रही थी, जैसे किसी गोस्ट शिप को उसके क्रू ने छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, उसके डेक से हवा के साथ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। ऊपर देखकर सन्नी ने उस बड़े और शानदार पेड़ की शाखाएं देखीं, जो उस अजीब शिप के मास्ट के चारों तरफ उगा हुआ था। वह इस शिप को जानता था, बहुत अच्छी तरह जानता था। वह चेन ब्रेकर थी। सामने तैर रही यह बैटर्ड शिप फायर हंटर्स की एंशिएंट फ्लैगशिप थी, जिसे नॉक्टिस ने जुए में जीता था। यही वह शिप थी जिसे कैसी और फायर कीपर्स ने फिर से ठीक किया था और जिसका नाम सन्नी ने रखा था। चेन ब्रेकर लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी सन्नी ने उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन फिर भी अलग थी। उसके हल पर भयानक स्कार्स थे। उसके ऊपर डल मेटल की पट्टियां लगी हुई थीं। उसका राम भी अलग और ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। अब वह एक खूबसूरत याcht से ज्यादा एक युद्ध झेल चुकी वॉरशिप जैसी लग रही थी। कई फर्क थे, लेकिन सबसे बड़ा फर्क वह सेक्रेट ट्री था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका था। उसकी छाया पूरे शिप के बीच वाले हिस्से पर फैली हुई थी। फिर भी वह चेन ब्रेकर ही थी, या थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मानना इम्पॉसिबल था कि फ्लाइंग शिप किसी तरह टूम्ब ऑफ एरियल तक पहुंच गई हो। सनी समझ नहीं पा रहा था कि यह यहाँ कैसे हो सकती है। उसे देखकर सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। घबराकर उसने शिप से नजर हटाई और नेफिस की तरफ देखा। उसका गला सूख गया था। ये यहाँ कैसे हो सकती है? नेफिस भी उतनी ही परेशान दिख रही थी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। शायद शायद यह कोई दूसरी शिप हो, जिन्होंने चेन ब्रेकर बनाई थी। शायद उन्होंने एक से ज्यादा शिप्स बनाई हों। दोनों जानते थे कि इसकी संभावना बहुत कम थी। नॉक्टिस लगभग 1000 साल तक उस फ्लाइंग शिप का मालिक रहा था। उसने उसे कई बार मॉडिफाई किया था। उसी ने सेक्रेड ग्रोव ऑफ हार्ट गॉड का ट्री शिप पर लगाया था और दोनों को जोड़ने वाले एन्चांटमेंट्स बनाए थे। ऐसी दूसरी शिप कैसे हो सकती थी? नेफिस ने गहरी सांस ली। या शायद नॉक्टिस कभी टूम्ब ऑफ एरियल आया हो। अगर ऐसा हुआ था तो उसकी शिप भी स्पेल द्वारा नाइटमेयर में लाई गई होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्वाइलाइट सी के डेरों के साथ हुआ था। क्योंकि ग्रेट रिवर समय के अंदर बहती है। वह हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली, क्या यह वैसे दिखती है जैसी नॉक्टिस के समय थी? मतलब वेकिंग वर्ल्ड वाली प्रेजेंट चेन ब्रेकर जैसी तो नहीं लग रही। उसकी आवाज में डाउट था। सन्नी ने फिर शिप को देखा और धीरे से बोला, नहीं, यह ना तो पास्ट वाली चेन ब्रेकर जैसी है, ना प्रेजेंट वाली। दोनों से अलग है। थोड़ी देर रुककर उसने कहा,
वैसे भी मैं नॉक्टिस के साथ उसके 1000 साल के आखिरी समय में ही था। शायद इससे पहले उसने शिप को कई बार रीबिल्ड और मॉडिफाई किया हो। जो वर्जन हमने देखा था वह सिर्फ आखिरी वर्जन था। क्या यही वजह थी? क्या चेन ब्रेकर यहाँ इसलिए थी क्योंकि नॉक्टिस कभी टूम्ब ऑफ एरियल आया था और स्पेल ने उसकी याद को फिर से बना दिया? अगर ऐसा था तो खुद नॉक्टिस कहाँ था? उसकी शिप यहाँ टूटी हुई और खाली क्यों बह रही थी? यह थ्योरी सबसे ज्यादा सही लग रही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। सन्नी और नेफिस ने एक दूसरे को देखा। दोनों को अंदर से अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। आखिर सन्नी ने लंबी सांस ली। असल में इससे भी बड़ा सवाल है। नेफिस ने धीरे से सिर हिलाया। इतनी विशाल ग्रेट रिवर में हम सीधे इसी जगह कैसे पहुंच गए जहां यह शिप है? सन्नी के होंठ हल्के से हिले। वह कुछ देर चुप रहा। उसके विचार भारी थे। इस सिचुएशन से वही जानी पहचानी बदबू आ रही है, फेट की बदबू। उसने डार्क नजर से शिप को देखा। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जैसे अनंके का हमें मिलना कोइंसिडेंस नहीं था। जिसने उसे सपनों के जरिए मैसेज भेजा था उसी ने चाहा होगा कि हम चेन ब्रेकर तक पहुंचें। सन्नी थोड़ा रुका, फिर बोला, मुझे तो लगता है कि सपने में अनंके को इसी जगह आने के लिए कहा गया था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। क्या यह डस्क थी? फॉलन ग्रेस की सिबिल? भविष्य को इतनी सही तरह और कौन देख सकता था? कोई ऐसा जो फेट की स्ट्रिंग्स को मुझसे कहीं बेहतर देख सकता हो। नेफिस ने फिर एक बार बैटर्ड शिप की तरफ देखा। वह साफ अनईजी थी। फिर उसने सिर हिलाया, शायद हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए हम दोनों कैच को लेकर वरीड थे ना कि वह फॉलन ग्रेस तक सरवाइव करेगी या नहीं। लेकिन अब हमारे सामने लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल शिप खड़ी है। ऐसी शिप जो डिवाइन फ्लेम्स के समुद्र को सहने के लिए बनाई गई थी। उसने शिप को देखते हुए कहा, यह डैमेज्ड जरूर है, लेकिन अगर अभी तक डूबी नहीं है तो डैमेज इतना बुरा भी नहीं होगा। सन्नी कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। तुम उस शिप पर चढ़ना चाहती हो? मतलब क्या तुम श्योर हो? नेफिस ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाए। क्यों नहीं? सन्नी कुछ देर चुप रहा। फिर वह हल्के से हंसा और दूसरी तरफ देखने लगा। धत तेरे की। शायद मैं भी पागल हूं। क्योंकि सच कहूं तो मेरा भी उस शिप पर चढ़ने का बहुत मन कर रहा है। चैप्टर 1337 गोस्ट शिप। कैच को उस बड़े और टूटे हुए शिप चेन ब्रेकर के पास लाकर सन्नी और नेफिस कुछ देर वहीं खड़े रहे और ऊपर देखने लगे। दोनों के मन में थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही राहत भी महसूस हो रही थी। ग्रेट रिवर जैसी डेंजरस जगह पर एक छोटे और टूटे हुए सेलबोट की जगह इतने बड़े शिप में सफर करना ज्यादा सुरक्षित लगता था। कुछ देर बाद नेफिस ने अपनी पहचान वाली गोल्डन रोप निकाली और सन्नी की तरफ देखा। सन्नी ने सिर हिलाया, फिर एक पल के लिए रुक गया। वह झुककर अनंके का काला मैंटल उठाने लगा और उसे उदास नजरों से देखने लगा। यही एक चीज थी जो अनंके पीछे छोड़ गई थी। उसकी मौजूदगी की आखिरी याद, अगर कैच को गिना ना जाए। यह नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट्स का कपड़ा भी था। सन्नी कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर उसने वह मैंटल अपने कंधों पर डाल लिया। जैसे ही उसका शरीर उस काले कपड़े से ढका, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने यह मैंटल अनंके की याद में पहना था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे इसका कोई गहरा मतलब हो। ऐसा लगा जैसे वह खुद को वीवर को समर्पित कर रहा हो। जबकि सन्नी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था।
और एक दूसरी ज्यादा डरावनी बात भी थी। यह मेंटल, क्या वह बस सोच रहा था, या यह वही फटे हुए कपड़ों जैसा लग रहा था जो मैड प्रिंस ने नाइटमेयर में पहने थे। उन कपड़ों का रंग बहुत फीका और जला हुआ था, इसलिए ठीक से समझना मुश्किल था। लेकिन अगर वह सोचता कि वे कपड़े कई साल पहले कैसे दिखते होंगे। सन्नी का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन आखिर में उसने मैंटल उतारा नहीं। वह कमीना मुझे डिफाइन नहीं करेगा। फिर वह आगे बढ़ा और नेफिस के पास गया। नेफिस पहले ही रोप ऊपर फेंक चुकी थी और उसका सिरा गोस्ट शिप की टूटी रेलिंग में फंसा चुकी थी। उसने रोप को 2 बार खींचकर चेक किया और तेजी से ऊपर चढ़ गई। सन्नी भी उसके पीछे चढ़ गया। कुछ पल बाद दोनों चेन ब्रेकर के डेक पर उतर गए। सन्नी के दिल में एक अजीब एहसास हुआ। पुराने शिप का डेक जाना पहचाना भी लग रहा था और अलग भी। यह काफी हद तक वैसा था जैसा उसने ड्रीम रियल्म और सेकंड नाइटमेयर में देखा था। लेकिन इसमें कुछ साफ फर्क भी थे। डेक का शेप थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन सही फर्क समझना मुश्किल था, क्योंकि शिप बहुत ज्यादा टूट चुका था। कई जगह लकड़ी फटी हुई थी और उस पर कालिख जमी थी। गहरे निशान बने थे, जैसे किसी बहुत बड़े बीस्ट या कई बीस्ट्स ने अपने भयानक क्लॉस से लकड़ी को चीर दिया हो। रेलिंग्स कई जगह से टूटी हुई थीं और बड़े सीज इंजन्स भी बर्बाद पड़े थे। डेक में कई बड़े छेद भी थे, जिनसे शिप का टूटा हुआ अंदरूनी हिस्सा दिख रहा था। उन टूटे किनारों को देखकर लगता था कि कोई बहुत खतरनाक चीज कार्गो होल्ड के अंदर घुसी थी, या फिर अंदर से बाहर निकली थी। आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सन्नी और नेफिस ने एक दूसरे की तरफ सावधानी से देखा। फिर बिना कुछ बोले सन्नी ने अपने शैडोज को शिप के अंदर जांच करने भेज दिया। जल्दी सर्च करने के बाद शैडोज को वहां कुछ नहीं मिला, बस एक भयानक लड़ाई के निशान मिले। सन्नी ने धीरे से सांस छोड़ी। यह खाली है। यहां कोई नहीं है। नेफिस ने सिर हिलाया और अपनी स्वॉर्ड नीचे कर दी, जो शिप पर चढ़ते ही उसके हाथ में आ गई थी। उसने आसपास देखा, फिर शांत आवाज में बोली, चलो अच्छे से चेक करते हैं। दोनों कुछ देर तक उस छोड़े हुए शिप की जांच करते रहे। जहां भी जाते वहां भयानक तबाही के निशान दिखाई देते। सन्नी अच्छी तरह जानता था कि चेन ब्रेकर की एन्चांटेड लकड़ी कितनी मजबूत थी। इसलिए वह सोचकर कांप गया कि आखिर कैसी ताकतों ने इसे इस हालत में पहुंचाया होगा। पहली बार यह शिप इतना बुरी तरह तब डैमेज्ड हुआ था जब कैसी ने इसे आसमान से गिराकर एक इमॉर्टल सेंट से टकरा दिया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि शिप ने लंबे समय तक किसी भयानक अटैक को झेला था और फिर दुश्मन अंदर घुस गए थे। उसके बाद लड़ाई शिप के अंदर भी चली थी। फिर यह ग्रेट रिवर की धाराओं में पता नहीं कितने समय तक बहता रहा। इसलिए अब ऐसा कोई निशान नहीं बचा था जिससे पता चले कि यह गोस्ट शिप कहां से आया था और किसने यह लड़ाई लड़ी थी। सन्नी नहीं जानता था कि कौन से बीइंग्स ने इस पुराने शिप को इतनी बुरी हालत में पहुंचाया था और कौन लोग थे जिन्होंने उनका सामना किया। लेकिन उस भयानक लड़ाई के बचे हुए निशान देखकर उसे ठंड लगने लगी। लेकिन अच्छी खबर भी थी। करीब 1 घंटे बाद सन्नी और नेफिस वापस मेन डेक पर आए और सेक्रेड ट्री की छाया में बैठ गए। दोनों गहरी सोच में थे। नेफिस ने आइवरी जैसी सफेद छाल को छूते हुए गहरी सांस ली। डैमेज काफी ज्यादा है, लेकिन ऊपर ऊपर का है। कहीं लीक नहीं है और शिप में पानी नहीं भर रहा। अंदर का हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अभी भी मजबूत हैं। यह जल्दी डूबने वाला नहीं है। वह कुछ पल सेक्रेड ट्री को देखती रही,
फिर बोली, ट्री अभी भी जिंदा है और हेल्थी भी, लेकिन एन्चांटमेंट सर्किट्स टूट चुके हैं। स्टर्न पर बना रनिक सर्कल बंद पड़ा है। हम चेन ब्रेकर को उड़ा नहीं पाएंगे। सन्नी ने सिर हिलाया। वैसे भी क्या हम में से किसी को इसे कंट्रोल करना आता है? आमतौर पर कैसी ही इसे चलाती थी। उसने सीधे नोक्टिस से सीखा था। नेफिस ने हल्की सांस छोड़ी। मुझे नहीं आता। और वैसे भी उड़ना अब ऑप्शन नहीं है। लेकिन शिप को चलाने के लिए सेक्रेड ट्री और एन्चांटमेंट्स जरूरी नहीं हैं। इसके पास सेल्स अभी भी हैं, है ना? हालांकि ज्यादातर सेल्स जले हुए या फटे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। वीव से जो सप्लाइज लाए थे, उनमें सब है। सन्नी ने आसपास देखा और सोचने लगा। सच में सेल्स फटे हुए थे, लेकिन अनंके जो सप्लाइज छोड़ गई थी उनमें रिपेयर किट्स भी थीं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास चेन ब्रेकर को फिर से सीवर्दी बनाने के लिए जरूरी सब कुछ था, भले ही रिपेयर ज्यादा सुंदर ना दिखे। उन्हें बहुत सारा काम करना था। सन्नी ने सांस छोड़ी, फिर नेफिस की तरफ देखकर सिर हिलाया। तो फिर काम शुरू करते हैं। चैप्टर 1338 सिलाई और बढ़ीगिरी की अहमियत। बहुत सारा काम बाकी था और समय कम था। रात भी पास आ रही थी। सन्नी और नेफिस ने जल्दी जल्दी एक कंपार्टमेंट साफ किया, वही जो असली चेन ब्रेकर में कैप्टेन्स कैबिन जैसा था। उन्होंने तय किया कि अभी वही उनका रहने की जगह होगा। दोनों इतने थके हुए थे कि खाना बनाने का मन नहीं था। उन्होंने ठंडा खाना खाया और सो गए। सनी ने सेंट और फींड को पहरा देने के लिए बुलाना नहीं भूला, जबकि नाइटमेयर उनके सपनों की रक्षा कर रहा था। सुबह दोनों काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। तूफान ने उनके शरीर पर बहुत बुरा असर डाला था, लेकिन अब वे काफी ठीक हो चुके थे। ज्यादातर असेंडेड लोग ऐसे भयानक तूफान के बाद कई हफ्तों तक कमजोर पड़े रहते, लेकिन सन्नी और नेफिस दोनों की लाइफ फोर्स बहुत मजबूत थी। सन्नी के पास ब्लड वीव था और नेफिस के एस्पेक्ट में हीलिंग पावर थी। सात सूरज धीरे धीरे चमकते पानी के ऊपर उग रहे थे और उसी समय उन्होंने काम शुरू किया। पहले दिन उन्होंने मेन डेक से मलबा हटाने का फैसला किया। सन्नी, नेफिस, सेंट, फींड और नाइटमेयर सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए भारी टूटे हुए हिस्सों को हटाना इतना मुश्किल नहीं था। असली मेहनत यह तय करने में थी कि कौन सी चीज फेंकनी है और कौन सी बाद में काम आ सकती है। सन्नी और नेफिस दोनों को सीज इंजन्स ठीक करना नहीं आता था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि फॉलन ग्रेस में शायद कोई उन्हें रिपेयर कर सके। टूटी हुई लकड़ी पहली नजर में बेकार लग रही थी, लेकिन वह साधारण लकड़ी नहीं थी। चेन ब्रेकर उसी रहस्यमयी लकड़ी से बना था। ऐसी चीज को पानी में फेंकना दोनों को सही नहीं लगा। ऊपर से टूम्ब ऑफ एरियल में लकड़ी बहुत कीमती रिसोर्स थी। उन्हें एक अजीब और बेहद मजबूत मेटल के मुड़े तुड़े टुकड़े भी मिले। वे भी संभाल कर रखने लायक थे। आखिर में उन्होंने अपर डेक छोड़ दिया और मेन कार्गो होल्ड साफ करना शुरू किया। जब तक काम खत्म हुआ, फिर रात हो चुकी थी और दोनों बहुत थक चुके थे। उस रात उन्होंने सेक्रेड ट्री की शाखाओं के नीचे आग जलाई। नेफिस ने खाना बनाया। उसकी कुकिंग हमेशा की तरह बहुत स्वादिष्ट थी और पत्तों की हल्की आवाज माहौल को शांत बना रही थी। लेकिन डार्क आइलैंड के बाद यह पहली बार था जब सिर्फ सन्नी और नेफिस अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। यह एहसास अजीब था। अनंके उनके साथ ज्यादा समय नहीं रही थी, फिर भी उसकी कमी बहुत बड़ी लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे बूढ़ी और कमजोर औरत, मजबूत माँ, खूबसूरत जवान लड़की और मासूम बच्ची हर रूप में देखा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई हो। अब वह समय पीछे छूट चुका था और आगे नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। समय कभी नहीं रुकता। वह हर चीज को बहाकर ले जाता है, चाहे वह छोटी हो या बहुत कीमती। दूसरे दिन उनका काम ज्यादा सफल रहा। कार्गो होल्ड साफ होने के बाद वे सारी जरूरी चीजें वहां अच्छे से रख पाए। मेन डेक भी जल्द ही साफ हो गया। सन्नी ने उसे धो भी दिया ताकि सोट, गंदगी और सूखे हुए खून जैसे निशान हट जाएं। असल में उसने खुद नहीं किया, उसने फील्ड से करवाया, जबकि वह सेक्रेड ट्री की छांव में बैठकर एंडलेस स्प्रिंग का ठंडा पानी पी रहा था। तीसरे दिन उन्होंने 2 मेस हॉल्स में से एक को साफ किया। उसके बाद सन्नी और नेफिस रुक गए। उन्होंने तय किया कि फॉलन ग्रेस पहुंचने तक बाकी अंदरूनी हिस्सों को नहीं छेड़ेंगे। उन्होंने कुछ देर अलग अलग सोने के लिए दूसरी कैबिन साफ करने का सोचा, लेकिन फिर आइडिया छोड़ दिया। वैसे भी वे एक दूसरे के पास रहकर सोने के आदी थे और यह ज्यादा सेफ भी था। उन्हें नहीं पता था कि हमला कब हो सकता है, इसलिए साथ रहना ज्यादा प्रैक्टिकल था और ज्यादा फैमिलियर भी। आखिरकार चौथे दिन उन्होंने सेल्स पर काम शुरू किया। सन्नी ने सोचा था कि सेल्स रिपेयर करना आसान होगा, लेकिन असल में यह बहुत कठिन निकला। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह इसमें बहुत अच्छा निकला। किसने सोचा था? डीमन ऑफ फेट की रहस्यमयी सोर्सरी सीखते समय सन्नी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे थ्रेड और नीडल का काम भी आ जाएगा। लेकिन अभी वही स्किल उसके बहुत काम आ रही थी। फिर भी काम धीरे हो रहा था क्योंकि चेन ब्रेकर के सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज्ड थे। उन्हें नीचे उतारना, पैच लगाना और फिर वापस बांधना पड़ रहा था। मास्ट्स, बूम्स और स्पोर्स को भी रिपेयर की जरूरत थी। यह काम नेफिस ने किया। उसने वीव से लाई हुई चीजों और गोस्ट शिप और डार्क सेपर के मलबे से मिले सामान का इस्तेमाल किया। 7वें दिन तक वे वह सब पूरा कर चुके थे जो कम समय में हो सकता था। चेन ब्रेकर अब पहले से काफी बदल चुका था। उसके हल पर अभी भी जलने के निशान और घाव थे। मेन डेक में अब भी बड़े बड़े छेद थे, लेकिन सबसे बड़े छेद लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिए गए थे और डेक अब साफ था। सेंट जहाज के आगे खड़ी थी, हाथ में बो लिए हुए, जैसे उनकी गार्ड हो। नाइटमेयर पास की शैडोज में छिपा था, जबकि फील्ड सेक्रेड ट्री की रक्षा कर रहा था। नेफिस जहाज के पीछे बने रनिक सर्कल में जाकर खड़ी हुई। वह सर्कल अभी एक्टिव नहीं था, लेकिन वहीं से फ्लाइंग शिप के स्टीयरिंग ओर्स पकड़े जाते थे। हालांकि उनमें से एक और अभी बेकार था, क्योंकि वह ऊपर नीचे उड़ने के लिए था और चेन ब्रेकर अब उड़ नहीं सकता था। सन्नी उसके पास खड़ा था। उसने उत्साह भरी आवाज में पूछा, क्या तुम तैयार हो? नेफिस ने स्टीयरिंग ओर्स पर हाथ रखा और सिर हिलाया। चलो। हमने फ्यूचर में पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया। सन्नी ने गहरी सांस ली और पूरे जहाज की तरफ देखा। जब नॉक्टिस इसका मालिक था, तब वुडन सेलर डॉल्स जहाज चलाते थे। फायर कीपर्स के समय अवेकेंड यह काम करते थे। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नी और नेफिस थे। और क्योंकि नेफिस को जहाज चलाने के लिए पीछे रहना था, इसलिए सेल्स संभालने का काम सन्नी को करना था। सन्नी का मास्ट से मास्ट पर बंदर की तरह कूदने का कोई इरादा नहीं था। जो भी मन की होता है। उसने शैडोज पर ध्यान लगाया। कुछ ही पलों बाद पूरे जहाज पर अंधेरे से बने हाथ दिखाई देने लगे जो रोप्स खींच रहे थे। इतने सारे शैडोज को एक साथ कंट्रोल करना आसान नहीं था, लेकिन एंटार्कटिक कैंपेन की कठिन ट्रेनिंग के बाद सन्नी अब शैडो मैनिफेस्टेशन में बहुत स्किल्ड हो चुका था। धीरे धीरे सेल्स ऊपर उठे और हवा से भर गए। पुराना जहाज जैसे फिर से जिंदा हो गया।
चेन ब्रेकर नदी की दिशा में मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह चल रहा है। आखिरकार वे फॉलन ग्रेस की तरफ अपने सफर पर निकल चुके थे। चैप्टर 1339 मूविंग ऑन। चेन ब्रेकर धीरे धीरे ग्रेट रिवर में आगे बढ़ रही थी। जो तेज हवा नेफिस उसका नाम लेकर बुला सकती थी, वह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि शिप को उतनी स्पीड से चला सके जितनी स्पीड से उसने कैच को चलाया था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि हवा भी उसी दिशा में चल रही थी। उनकी पावर और समय की धारा दोनों के सहारे वह खूबसूरत शिप तेजी से आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ धूप और चमकता हुआ पानी था। ग्रेट रिवर का विशाल फैलाव बहुत सुंदर और रोमांचक लग रहा था, लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पीछे भयानक हॉरर्स छिपे हुए थे। फिर भी अभी तक उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। जिंदगी आगे बढ़ती रही। पवित्र पेड़ की छाया में बैठा सन्नी इस बात से अजीब तरह से परेशान महसूस कर रहा था। पिछले एक हफ्ते तक जब वे टूटी फूटी शिप को ठीक कर रहे थे, वह लगातार काम में व्यस्त था। यह उसके लिए एक तरह की राहत थी। लेकिन अब जब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, सन्नी खुद को खाली और सुन्न महसूस कर रहा था। उसकी अंधेरी सोल पहले से भी ज्यादा डार्क लग रही थी। उसने लंबी सांस ली और आंखें बंद करके पत्तों की सरसराहट की शांत आवाज पर ध्यान लगाने लगा। आखिर एक इंसान कितना कुछ सह सकता है। वह लॉस से थक चुका था और हारते हारते भी थक चुका था। कभी कभी लगता है कि जब मुझे सिर्फ अपनी ही परवाह थी तब मैं ज्यादा अच्छा था। वही दिन बेहतर थे, है ना? वह हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ सोच ही रहा था कि ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या तुम उन दिनों की बात कर रहे हो जब तुम डरे हुए, बेकार, दुखी छोटे कीड़े जैसे थे, जिसे दुनिया में कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था? हाँ, शायद वही तुम्हारे लायक था। आखिर में तुम्हारा हाल फिर वैसा ही होने वाला है। सन्नी ने आंखें खोलीं और ऊपर देखा। सिन ऑफ सोलेस उसके ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह नफरत भरी रेत हमेशा की तरह दिख रही थी, बिल्कुल सन्नी की तरह। उस हरामी ने अनंकेज मैंटल की भी एकदम परफेक्ट कॉपी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर ठंडी नफरत भरी मुस्कान थी। सन्नी ने ताना मारा, वाह, देखो कौन वापस आ गया। मुझे लगा था कि तुम जिस गड्ढे से निकले थे वहीं वापस रेंग गए और फिर कभी नहीं आओगे। आखिर थे कहाँ तुम? वह एपरेशन मुस्कुराया। शायद मैं तुम्हें हर समय फेल होते, हारते और लोगों को मरवाते हुए देखकर थक गया था। मेरे जैसे इमेजिनरी क्रीचर की भी एक लिमिट होती है। लेकिन तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, बेवकूफ। सन्नी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखें ठंडी और भारी थीं। फिर उसने शांत आवाज में कहा, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो फिर इतने मददगार क्यों बनते हो? मैड प्रिंस से मुझे क्यों बचाया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देते हो? सिन ऑफ सोलस हंस पड़ा। तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं? और ऊपर से तुम किसी और को पागल कहते हो? मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने खुद को बचाया। तुम्हारे जैसे नफरत भरे कीड़े के साथ रहना ही काफी बुरा है। लेकिन अगर तुम डिफाइल्ड बन जाते, गॉड्स, तब तो यह और भी अनबियरेबल होता। सन्नी ने सिर थोड़ा झुकाया और सोचने लगा। तो मैड प्रिंस जो सीक्रेट मुझे बताना चाहता था, वह सच में इतना डेंजरस था कि मैं डिफाइल्ड बन सकता था। लेकिन क्या सच में? क्या उसे सिन ऑफ सोलेस की बातों पर भरोसा करना चाहिए? वह स्वॉर्ड रेट ऐसे बिहेव करता था जैसे वह अलग इंसान हो। और एक तरह से था भी।
लेकिन उसकी शुरुआत तो सन्नी से ही हुई थी, इसलिए वह ऐसी कोई चीज नहीं जान सकता था जो खुद सन्नी नहीं जानता। आखिर वह सन्नी के दिमाग का ही हिस्सा था या था? सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। सच कहूं तो अब मुझे खुद नहीं पता कि वह चीज आखिर है क्या। एंटार्कटिका में उसने स्वॉर्ड रेत की असली नेचर समझ ली थी और उसे हैंडल करना भी सीख लिया था। लेकिन टूम्ब ऑफ एरियल में आने के बाद उसकी नेचर बिना किसी वजह के बदलती हुई लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या यह टूम्ब का असर था? आखिर उसे डीमन ऑफ ड्रेड ने बनाया था और उसी की विस्पर से वह कर्स पैदा हुआ था जिसने स्वॉर्ड रेत को जन्म दिया। या फिर इसके पीछे कुछ और ज्यादा सिनिस्टर चीज थी? सिन ऑफ सोलेस को घूरते हुए सन्नी ने पूछा, तुम आखिर हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे सपने वाला मैड प्रिंस डेंजरस था? तुमने मुझे करप्शन से बचाने की कोशिश क्यों की? वह एपरेशन मुस्कुराया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने नीचे देखा और अनंकेस डार्क मैंटल की स्लीव को छुआ। वैसे यह मैंटल बहुत शानदार है। तुम्हें और लोगों को मरवाना चाहिए और हर एक के कपड़ों का एक टुकड़ा कलेक्ट करना चाहिए। फिर हम ब्रिलियंट एम्पोरियम में कपड़ों का सेक्शन भी खोल सकते हैं। आह, अफसोस कि एंटार्कटिका में तुम्हें यह आइडिया नहीं आया। सन्नी गुस्से में गरजा और उसने उस हंसते हुए एपरेशन पर हाथ चलाया, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। स्वॉर्ड रेत अचानक वैसे ही गायब हो गया जैसे अचानक आया था। हरामी कहीं का। सन्नी ने दांत भींच लिए और पीछे टिककर पवित्र पेड़ की हिलती शाखाओं को देखने लगा। उसके अंदर डार्क गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन सिन ऑफ सोलेस के आने से उसका ध्यान कुछ देर के लिए उसके दुख से हट गया था। हालांकि उसकी आखिरी बातों ने उसे फिर से उदास कर दिया। उसने लंबी सांस ली। एक दिन मुझे सच पता चल ही जाएगा। फिलहाल जब वह व्यस्त रहता था तब उसे बेहतर महसूस होता था। इसलिए इस डार्क मूड से निकलने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह खुद को फिर से काम में लगा दे। सेल्स को संभालने में ज्यादा ध्यान नहीं लगता था, इसलिए सन्नी को कुछ और करना था। और लकीली उसके पास करने के लिए बहुत काम था। उसे एस्टुअरी की स्टडी जारी रखनी थी। साथ ही नाइटमेयर को असेंड करने में मदद के लिए बहुत सारी मेमोरीज भी वीव करनी थीं। और कोहोर्ट के मेंबर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके भी सोचने थे। चलो फिर शुरू करते हैं। फॉलन ग्रेस तक पहुंचने में अभी 1 या 2 हफ्ते बाकी हैं। 2 हफ्तों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। पवित्र पेड़ की छाया छोड़कर सन्नी चेन ब्रेकर के बो की तरफ गया, जहां अनंके स्केच डेक से बंधी हुई थी। शिप चलाने से पहले उसने और नेफिस ने उसे पानी से निकाल लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे लाइफबोट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उसने शैडो चेयर सम्मन की, उसे टूटी हुई सेलबोट के पास रखा, फिर बैठ गया और ग्रेट रिवर के चमकते हुए पानी को देखने लगा। फिर सन्नी ने लंबी सांस ली और सोचने लगा कि सबसे पहले कौन सा काम शुरू करे। चैप्टर 1340 न्यू पर्सपेक्टिव। सन्नी कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह बिना ध्यान दिए काले मैंटल की स्लीव्स के किनारों से खेलने लगा। उसका मुलायम कपड़ा उसकी उंगलियों पर फिसल रहा था, जिससे हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। आखिर में उसकी नजर मैंटल पर टिक गई। सन्नी ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। अपने पहले वाले प्लान को छोड़कर वह खड़ा हुआ और मैंटल उतार दिया। फिर वापस बैठकर उसे अपनी गोद में फैला लिया। मुझे वंडर हो रहा है। उसे नहीं लगता था कि यह बस एक साधारण कपड़ा है। आखिर यह नाइटमेयर स्पेल के प्रीस्ट की पोशाक थी। शायद यह अनंके को उसकी मां से मिली थी।
वही पहली प्रीस्टेस जो आउटसाइडर्स की पहली वेव के साथ टुम्ब ऑफ एरियल में आई थी। डार्क सिटी के नीचे कैथेड्रल में जो कोर्ट्स था, उसने भी यही काला कपड़ा पहना हुआ था। तो इसमें जरूर कुछ सीक्रेट्स होंगे। सन्नी कुछ पल झिझका। वीवर्स मास्क की तरह यह काला मैंटल कोई मेमोरी नहीं था, वरना अनंके के मरते ही यह गायब हो जाता। हाँ, कुछ मेमोरीज अपने मालिक की मौत के बाद भी रहती थीं, जैसे डॉन शार्ड जो नेफिस को ब्राइट कैसल के फर्स्ट लॉर्ड के रिमेन्स पर मिली थी। लेकिन यह धुंधला सा मैंटल वैसा भी नहीं था, वरना जैसे ही सन्नी ने इसे उठाया होता, यह उससे बाइंड हो जाता। ऊपर से देखने पर यह बस एक साधारण रोब लग रहा था, हालांकि किसी मिस्टिकल मटेरियल से बना हुआ। फिर भी सन्नी ने एहतियात के तौर पर अपनी परसेप्शन बदली और मैंटल के अंदर देखने की कोशिश की, और वह निराश नहीं हुआ। हाँ, सच में अनंके के मैंटल के अंदर स्पेलवीव छुपा हुआ था, और वह काफी अजीब था। कितना स्ट्रेंज है। सन्नी ने एथेरियल स्ट्रिंग्स से बने उस वीव को उलझन भरे चेहरे से देखा। उसमें वे सारी चीजें थीं जो एक स्पेल वीव में होनी चाहिए, एक चमकता हुआ नेक्सस और एसेंस थ्रेड्स का जटिल पैटर्न। लेकिन इन एथेरियल स्ट्रिंग्स का पैटर्न उन सभी चीजों से बहुत अलग था जिनका सन्नी आदी था। वह सुंदर और विशाल था, लेकिन उसे कैसे समझाए? यह वीव उसके बाकी मेमोरीज के मुकाबले बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड था। वह बिल्कुल क्रूड नहीं था, मगर इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं जितने उसके बाकी मेमोरीज थे। कुछ मिनट तक उस अजीब स्पेल वीव को देखने के बाद सन्नी पीछे झुक गया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। यह यहाँ नहीं है। जब भी सन्नी किसी नई मेमोरी का वीव देखता, वह पहले उन फैमिलियर पैटर्न्स को ढूंढता जिनसे शुरुआत की जा सके। वे यूनिवर्सल पैटर्न्स जो हर मेमोरी में होते थे और जिन्हें उसने खुद सबसे पहले सीखा था। जैसे मालिक की सोल से कनेक्शन, सोल एसेंस से मैनिफेस्ट और डिसअपियर होने की एबिलिटी, और सोल सी में खुद को रिपेयर करने की शक्ति। लेकिन अनंके के मैंटल के वीव में ये बेसिक पैटर्न्स थे ही नहीं। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। क्या? अचानक सन्नी को एक आसान सी बात समझ आई। जितनी भी मेमोरीज उसने अब तक देखी थीं, उनमें ये ट्रेट्स इसलिए कॉमन थे क्योंकि वे सिर्फ दो सोर्सेस से आई थीं। पहला सोर्स था नाइटमेयर स्पेल और दूसरा खुद सन्नी। बल्कि वीविंग की उसकी ज्यादातर नॉलेज भी नाइटमेयर स्पेल द्वारा बनाए गए वीव्स को देखकर ही आई थी। वेलर क्लैन के एन्चांटर्स द्वारा बनाई गई मेमोरीज भी अलग नहीं थीं, क्योंकि वे अपनी यूनिक एस्पेक्ट्स से एन्चांटेड वेपन्स बनाते थे, लेकिन उस प्रोसेस में भी स्पेल एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता था। मेमोरीज बनाना वेलर फैमिली की इन्नेट एबिलिटी थी, कोई सीखी हुई स्किल नहीं, जैसे उनकी रनिक सोर्सरी या सन्नी की वीविंग नॉलेज। इस तरह आखिर में दोनों सोर्सेज एक ही निकले। लेकिन एन्चांटेड आइटम्स बनाने का यही अकेला तरीका नहीं था, बस सबसे अल्टीमेट तरीका था। जो वीव वह अभी देख रहा था, उसे किसी और ने बनाया था। शायद नाइटमेयर स्पेल के हाई प्रीस्ट ने, जिसके बारे में अनंके ने बताया था, या फिर उसके किसी स्टूडेंट ने। इसीलिए यह वीविंग से एन्चांटेड आइटम तो था, लेकिन टेक्निकली मेमोरी नहीं था। सन्नी ने अपना सिर खुजलाया। तो ऐसा भी हो सकता है। बाद में सोचने पर यह बात बहुत ऑब्वियस लग रही थी, लेकिन उसने पहले कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि इंसानी दिमाग फैमिलियर फ्रेमवर्क के बाहर सोचने में मुश्किल महसूस करता है। सन्नी ने जितनी भी मेमोरीज देखी थीं, वे वीविंग से एन्चांटेड आइटम्स थीं। इसलिए उसने सबकॉन्शियसली मान लिया था कि वीविंग से एन्चांटेड हर चीज मेमोरी ही होती है। लेकिन जरूरी नहीं था। जैसे उसके सामने रखा यह मैंटल।
हालांकि यह डिटेल इंटरेस्टिंग थी, मगर खास यूजफुल नहीं। कौन चाहेगा कि उसका वेपन या आर्मोर मेमोरी न बने? मेमोरीज की एबिलिटीज इतनी यूजफुल थीं कि कोई भी वॉरियर उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। पूरा आर्सेनल अपनी सोल के अंदर कैरी करना कितना बड़ा फायदा था। खुद शार्पन होने वाली सोर्ड्स, डैमेज खुद रिपेयर करने वाले आर्मोर और पहनने वाले के शरीर के हिसाब से खुद एडजस्ट होने वाले सूट्स। मेमोरीज के बेनिफिट्स गिनना मुश्किल था। हर तरह से देखें तो वे वीविंग की सबसे बड़ी उपलब्धि थीं। हाँ, टेक्निकली नाइटमेयर स्पेल खुद वीविंग की सबसे बड़ी क्रिएशन थी, लेकिन उन लोगों के लिए जो डीमन ऑफ फेट जैसी अनइमेजिनेबल बीइंग्स नहीं थे, उनके लिए मेमोरीज ही एन्चांटमेंट की हाईएस्ट पीक थीं। फिर भी सन्नी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसकी आंखों में डार्क एक्साइटमेंट चमकने लगी। अनंके का मैंटल शायद उसके पावरफुल मेमोरीज से बेहतर नहीं था। ऊपर से देखने पर इसके एन्चांटमेंट्स भी खास नहीं थे। इसका रैंक और टियर भी इतना अमेजिंग नहीं था। लेकिन सन्नी के लिए यह एक प्राइसलेस ट्रेजर था। सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इसका वीव उन सभी वीव्स से अलग था जिन्हें वह जानता था, और उनसे काफी सिंपलर भी। एक सोर्सरर के तौर पर सन्नी की पूरी स्किल अलग अलग एन्चांटमेंट्स के पैटर्न्स को कंपेयर करके और उनके पीछे की कॉमन लॉजिक समझने की कोशिश से बनी थी। लेकिन अब तक उसने जितने एन्चांटमेंट्स देखे थे, वे सब एक ही क्रिएटर नाइटमेयर स्पेल के प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे। अब उसके पास ऐसा एन्चांटेड मैंटल था जो वीविंग की पूरी अलग स्कूल से आया था। इससे उसकी सोर्सरी की अंडरस्टैंडिंग एक नए लेवल तक जा सकती थी। यह ऐसा था जैसे किसी बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क को देखना और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को समझकर अपनी नॉलेज को और गहराई से जानना। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि अनंके के मैंटल का स्पेलवीव कितना सिंपल था। जरूरी बात यह थी कि यह सन्नी को सिर्फ अपने क्रिएटर के अननोन तरीके ही नहीं सिखा सकता था, बल्कि उसकी अपनी स्किल को भी बहुत आगे बढ़ा सकता था। ठीक उसी समय जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सन्नी ने उस मुलायम कपड़े को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और उसे ध्यान से घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, थैंक यू अनंके। इसके बाद उसने बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस अजीब वीव को स्टडी करने लगा।